स्टूडेंट्स, आज दिनांक 18 मई 2021, क्लास 12th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज हमारा नया लेसन स्टार्ट होगा। लेसन नंबर 4 है और इसका नाम है वैसे तो लेसन नंबर 5 होगा, लेकिन हमारे अनुसार ये लेसन नंबर 4 रहेगा। जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें हम लोग इस पूरे लेसन के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि जनन स्वास्थ्य क्या है, जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या हैं, उसमें क्या योजनाएं हैं, परिवार नियोजन क्या है, उसकी क्या आवश्यकता है, विश्व में जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या वृद्धि पर किस प्रकार नियंत्रण पा सकते हैं, जनन नियंत्रण तथा परिवार नियोजन इत्यादि कार्यक्रम कैसे चलाए जाते हैं, किस किस प्रकार से इसको रोका जा सकता है या नियोजित कर सकते हैं, बांझपन या संबंधित प्रौद्योगिकी, सहायता प्रौद्योगिकी जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब बिंदुओं पर इस पाठ में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही जो यौन संचालित रोग हैं कौन कौन से हैं और उनसे किस प्रकार से बीमारियां फैलती हैं के बारे में हम और उनकी रोकथाम के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जनन स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है और क्या ज़रूरत है। प्यारे बच्चों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जननात्मक कि जनन के सभी पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक, सामाजिक स्वास्थ्य, इन सब स्वास्थ्य का मतलब जो कंप्लीट जो हमारा हेल्थ, जो हमारी अच्छी हेल्थ है, उसका मतलब होता है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, जो भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो, व्यवहारिक रूप से स्वस्थ हो और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो, वही एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। अतः जिस समाज के सदस्यों के जननांग शारीरिक एवं क्रियात्मक रूप से सामान्य होते हैं, उस समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जाता है। ठीक है कि हर व्यक्ति, देखिए, कोई वीक है, कोई कमज़ोर है, कोई किसी के जो है संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, तो ये सब विभिन्न प्रकार की जो हैं बीमारियां उत्पन्न होती हैं। किसी में अगर संतान हो भी रही है तो उसमें कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, बीमारियों को लेके बच्चा उत्पन्न हो रहा है, तो ये सब चीज़ें जो हैं बड़ा बच्चों में डिफ़िकल्टीज पैदा कर देती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है, हमें जानना है कि जो परिवार नियोजन है वो कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, भारत में 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। इसके अंतर्गत जनन स्वास्थ्य को, यानी जो हमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उसको एक लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की कार्य योजना बनाई गई। परिवार नियोजन क्या है? भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या एक प्रमुख समस्या है, जिसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था तथा सामान्य सामाजिक परिवेश अर्थात जनमानस पर ही पड़ता है। इस विकराल समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें हम दो हमारे दो का नारा दिया गया
और लघु परिवार को, मतलब लघु समझते हैं आप, छोटा परिवार को, जिसमें केवल मियाँ बीवी और 2 बच्चे, ठीक है। ज़रूरत नहीं इसमें, मतलब बहुत सारा, ठीक है। लघु परिवार को बढ़ावा दिया गया। विवाह की बृहत मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, अधिकतम। अधिकतम आयु स्त्रियों के लिए 18 वर्ष, सॉरी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित की गई। मतलब जो स्त्री 18 वर्ष की है वो, और पुरुषों की 21 वर्ष की आयु की। आप लोगों को जान के हैरानी होगी, पहले ये आयु कम थी, 14 वर्ष और 18 वर्ष थी। उसके बाद अब इसमें चेंजेस आए थे। अभी का मतलब अभी नहीं, लगभग 1980 के लगभग से 18 वर्ष करीब, और उसके बाद 21 वर्ष की सुनिश्चित की गई। तो परिवार नियोजन की नीतियाँ क्या हैं, देखिए। भारत में जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मुख्य कारण हैं अशिक्षित समाज, बाल विवाह, कम उम्र में गर्भधारण, यौन संबंधी अज्ञानता एवं यौन संबंधी रोगों की जानकारी न होना। हमारी सरकार ने सन 1951 में परिवार नियोजन के नाम से जनन स्वास्थ्य की एक कार्य योजना का प्रारंभ किया। आजकल हम इसे फैमिली प्लानिंग या फैमिली वेलफेयर या परिवार कल्याण कहते हैं। इसके अंतर्गत जनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सम्मिलित हैं। RCH इसको बोलते हैं, हम RCH नाम लेता है। जो आप जितने भी आंगनबाड़ी जितने कार्यक्रम चलाते हैं तो RCH के अंतर्गत होते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य है जनन संबंधी पहलुओं की जानकारी। तो सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन मुद्रित सामग्री तथा ऑडियो विजुअल या वीडियो माध्यम द्वारा जनन एवं बाल स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं के प्रति समाज में जागरूकता उत्पन्न करने में प्रयत्नशील हैं। माता पिता, निकट संबंधी, शिक्षक, सरकारी अस्पताल से संबंधित कर्मचारी, विशेषकर युवाओं को यौन संबंधी एवं लिंग संबंधी रोगों जैसे एड्स, सिफिलिस आदि के बारे में जानकारी एवं परामर्श देते हैं, जिससे युवा वर्ग को यौन संबंधी परेशानियों से बचाया जा सके। दूसरा है सेक्स एजुकेशन यानी यौन शिक्षा। इसमें युवाओं को यौन संबंधी सही ज्ञान देने के लिए स्कूलों में उचित यौन शिक्षा एवं यौन से संबंधित यानी कि जो भी ज्ञान है, पहलुओं का ज्ञान देने का प्रावधान है। इसमें छात्रों को जननांगों, सहायक जननांगों, गौण लक्षणों, लैंगिक लक्षणों, यौवन काल में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों, सुरक्षित यौन संबंधों तथा यौन संबंधी रोगों से अवगत कराया जाता है। इससे युवा वर्ग को समाज में फैली भ्रांतियों से बचाया जा सकता है। देखिए, शिक्षा में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। ये जो ऐसे बिंदु हैं, कभी कभी हम लोग अपने माता पिता से या अपने डॉक्टर से या कहीं जाके अपने किसी मित्र से बताने में वो कर संकोच करते हैं, तो हमें ये बहुत घातक हो सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी बातों को अपने माता पिता को बताना चाहिए कि ऐसी कुछ समस्या है तो, समझ रहे हैं। तो देखिए, इसको जितना ज़्यादा आप लोग छुपाएंगे उतनी गंभीरता बढ़ती चली जाती है और समस्या ज़्यादा विकराल रूप ले लेती है। इसलिए सेक्स एजुकेशन का प्रावधान है। उसके बाद है गर्भवती महिलाओं को प्रसव एवं शिशु पालन संबंधी ज्ञान देना। इसमें जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम से संबंधित संस्थाएं
गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार, सुरक्षित प्रसव एवं शिशु की देखभाल तथा माता द्वारा संतान को दुग्धपान के महत्व की पूरी जानकारी देती हैं, जिससे संतान स्वस्थ बनती है। इसी प्रकार अगला बिंदु है गर्भ निरोधक विधियों का ज्ञान। इसमें जन्म पर नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधक उपायों जैसे कॉपर-टी, गर्भ निरोधक गोलियों आदि का सेवन आदि कराया जाता है। कम बच्चों का महत्व देखिए, सफल एवं स्वस्थ समाज के लिए नियंत्रित जनन और कम संतान तथा समाज में लड़कियों व लड़कों के प्रति महत्व पर जोर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग जाना कि जनन स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं और उनसे कौन कौन से उनके कारण हैं। इसी के साथ हम लोग एक और बिंदु का जानकारी करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वेसेक्टमी और दूसरा होता है ट्यूबेक्टमी। जब कुछ प्रिकॉशंस यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी ली जाती हैं जो जनन को कंट्रोल करने के लिए या बच्चे के जन्म को नियंत्रित करने के लिए कुछ ऐसी स्थायी विधियां हैं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं। वेसेक्टमी पहला है वेसेक्टमी। इस शल्य क्रिया के अंतर्गत पुरुषों में पाई जाने वाली शुक्र वाहिकाओं को काट दिया जाता है। देखिए वेसल्स मतलब यानी कि जो अब याद रखिएगा वेसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी। तो ट्यूब्स मतलब यानी कि महिलाओं में और वेसल्स मतलब यानी कि पुरुषों में। अब याद रखिएगा। तो वेसल्स की बात हो रही है, वेसेक्टमी की बात हो रही है। इस शल्य क्रिया के अंतर्गत पुरुषों में पाई जाने वाली वेसक यानी कि जो शुक्र वाहिकाओं को काट दिया, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स को काट दिया जाता है। काटने के पश्चात कटे हुए सिरों को बांध देते हैं, जिससे कि स्पर्म का मूवमेंट ना हो सके। यह क्रिया पुरुषों में ही होती है। इसे नसबंदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नसबंदी बहुत सुना होगा आप लोगों ने, नसबंदी कर दी जाती है। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स आती हैं, शुक्र वाहिकाएँ आती हैं, उनको काट दिया जाता है। अब शुक्र वाहिकाओं को काटने से क्या होगा? तो जो वृषण में जो शुक्राणु बन रहे हैं, स्पर्म्स बन रहे हैं, वो मूत्र मार्ग से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो उसको क्या होगा? मूत्र मार्ग में नहीं आ पाएंगे तो क्या होगा? जो ट्यूब्स काट दी तो वो वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी अर्थात महिलाओं में होगी, ठीक है। इसमें महिलाओं में उपस्थित ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। जब फेलोपियन ट्यूब को ही काट देंगे तो फेलोपियन ट्यूब जो है वहाँ पे एग आएगा ही नहीं। जब एग आएगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा? तत्पश्चात कटे हुए भाग को बांध देते हैं। इसके बाद स्त्रियों में गर्भधारण नहीं हो पाता। एक और विधि है, इसको हम लोग बोलते हैं MTP, संगर्भता का चिकित्सीय समापन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को कहते हैं। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए शर्तों के साथ 1971 में MTP को कानूनी मान्यता प्रदान की थी। यह कानून अंधाधुंध या गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बनाया गया, परंतु ये कुरीतियाँ भारत में अभी तक व्याप्त हैं। तो इसको समाप्त करने के लिए देखिए MTP में अगर जैसे गर्भ 3-4 महीने का भी हो जाता है तो भी लोग हटा देते हैं MTP। या आपने देखा होगा कि 2.5 महीने 3 महीने का भी गर्भ है तो उसको हटाने के प्रावधान है। तो कुछ शर्तों के साथ इसमें डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसको हटाया जा सकता है। इतना आसान नहीं होता है, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराना पड़ता है और उसके बाद ही जो है शिशु को हटाने का प्रावधान है। तो आज का जो वीडियो था आप लोगों को समझ में आया होगा और आशा करता हूँ आप लोग इसको ठीक प्रकार से समझे होंगे। नहीं समझ में आया तो आप लोग उसको फिर से रिवाइंड करिएगा, फिर से देखिएगा। बार बार वीडियो को आप जो है देख सकते हैं। और ये वीडियो आपके पास सेव है, बाकी कॉपी वर्क को नोट करिएगा।
ठीक है, धन्यवाद।